हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 34 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला, निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है कि योंगयप दर्रा जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की डैश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला है कि जट निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का। किसका? बिहार का। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला है कि सैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज विज्ञान। क्या कहा जाता है? खनिज विज्ञान। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म षष्ठ मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला है कि डैश आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमानों पर संकुचन की स्थिति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो इसका सही विकल्प होगा चावल। क्या होगा? चावल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है किसी प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है डैश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? तो इसका सही विकल्प होगा क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा दिव्या काकरान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल जैन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1860। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के संस्थापक जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में पहला बजट बनाया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? तो उसे हम कहते हैं क्या? व्यसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यसनी। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246 का 4। अगला है कि 1946 में निम्नलिखित में से किसी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही विकल्प होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रीवेडेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1784। क्या हो जाएगा? 1784। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट्स, जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और IAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का गठन करते हैं। IAAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं। क्या होगा? सही विकल्प होगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा यानी मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1305 में। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि UTR यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक डैश संप्रतीकों वाला कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ATB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1966। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा 2015। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के डैश द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। अगला है कि अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है? तो आइए इसका विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केन्या। अगला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद CRPF अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उषा पाधी। अगला है कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे क्या? राजस्थान। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप से की गई थी? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम 1865 से 1872। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि सेवराय पहाड़िया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतनाट्यम। अगला है कि डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूखा रोग। क्या हो जाएगा? सूखा रोग। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। रामायण कौन लिखे थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला है कि सिपार्थ सारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। अगला है कि समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रव्या भिंडर।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूनिसेफ। क्या होगा? यूनिसेफ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को डैश में सन्निहित किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रस्तावना। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि लॉर्ड रिपन द्वारा इलवर्ट विधेयक अधिनियम यानी कि इलवर्ट विल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? 1883। अगला है कि डैश उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या उष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। तो इसका सही विकल्प होगा प्रवाहकत्व। क्या हो जाएगा? प्रवाहकत्व। अगला प्रश्न है कि मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए सितंबर 1916। अगला है कि नरेंद्र मोदी फोर्ब्स 2018 की द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल में 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ सकता है और पैटर्न को पूरा करता है। घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प होगा विकल्प 1। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नांकित यानी निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे हम 9 प्लस क्या कर देंगे? 9 प्लस 2 का स्क्वायर करके हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 13। फिर इस 13 में हम क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे कितना? 22। अगला संख्या मिल जाएगा। फिर ये 22 में हम क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, हमें अगला संख्या 38 मिल जाएगा। फिर ये 38 जो दिख रहा है आपको, इसमें हम क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, हमें 63 मिल जाएगा जो विकल्प 2 में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अश्वकत सशक्त से संबंधित है ठीक उसी प्रकार सक्षम किससे संबंधित होगा? आपसे ये पूछ लिया है तो अयोग्य से होगा। अगला उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए विकल्प 2। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई प्रश्न आकृति में के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर इस आकृति में सही प्रतिबिंब का चयन करें। तो ध्यान से देखें तो इसका सही आकृति जो होगा ये बी ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ ये जो दर्पण के आगे जो बनेगा ये देख रहे हैं बी उल्टा है, ए वैसे के वैसे, ई उल्टा है, डी भी उल्टा है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पहली आकृति से दूसरी आकृति में सभी 4 छोटी जो डिजाइन है, ये जो छोटी छोटी जो डिजाइन है ये 90 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद एक चरण आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा इसका 2। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 चिन्ह परस्पर बदले जाने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करेंगे? तो आप विकल्प 3 को रख दीजिए, गुना के जगह पे घटाव और घटाव के जगह पे गुना, आपको 15 बराबर 15 मिल जाएंगे। अगला दी गई रेखाओं पर शीट को मोड़ कर एक घन बनाया गया है। बनाए गए घन में कौन सा चिन्ह त्रिभुज प्रतीक वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगे? तो देखिए एक छोड़कर लिखना होता है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग इसका सही उत्तर होगा। आइए इसका उत्तर लगाते हैं। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा विकल्प 3। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे प्रश्न पूछा है आपसे कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ से हम डिफरेंस चेक करेंगे 12 का आएगा, यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे 24 का आएगा, यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे 44 का आएगा। फिर यहाँ अगले में हमको डिफरेंस चेक करना बाकी रह गया है तो फिर यहाँ करेंगे तो 12 का, फिर यहाँ करेंगे तो 20 का, फिर अगले में करेंगे तो 8 का। ठीक है, तो अगले में फिर 8 का डिफरेंस हम बढ़ा देंगे। कितने बढ़ा देंगे? 8 बढ़ा देंगे। तो यहाँ कितने का हो जाएगा? 28 का। फिर ये 44 में हम 28 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमें 72 मिल जाएगा और 72 को अगर ऐड कर दे 105 में तो हमें क्या मिल जाएगा? 177। जो विकल्प आपका 4 सही हो गया।
अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। देखिए ये प्रश्न को और इसका सही उत्तर लगाइए ध्यानपूर्वक, विकल्प 2 सही होंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो आकृति 3 को अगर आप छोड़ दें तो अन्य सभी आकृतियों में 2 छोटी डिजाइन के बीच एक खंड का अंतराल है। आकृति 3 में 2 छोटी डिजाइन सन्निकट खंडों के साथ है। ये देख रहे हैं सन्निकट है ना, तो यही इसका क्या हो गया, भिन्न हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या 5वीं संख्या से संबंधित है। आपको हम एक बात कहना चाहेंगे, ये 28 को ना आप गुना कर दीजिए 4 से और प्लस कर दीजिए 28/4, आपको मिल जाएंगे 28 चौके 112 और यहाँ से 7 चौके 28 यानी 7 मिल गया ना 119। सेम उसी प्रकार से 44 को कर लीजिए, तो हम करेंगे 44 गुने 4 और फिर क्या कर लेंगे 44/4। ठीक है, 44/4 कर लेंगे यहाँ प्लस में, तो यहाँ 44 चौके कीजिएगा तो 176 मिलेंगे और यहाँ से काटिए तो 11 यानी 176 में 11 ऐड कर दीजिए 187 मिल जाएंगे जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। शार्क है, डॉल्फिन है और टोड है। तो इसमें शार्क को बिठाइए, इसमें डॉल्फिन को, इसमें टोड को, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। कार है, पेट्रोल है और क्या है, वाहन है। तो ये देखिए कार हो गया, इसी के अंदर इसके बाहर क्या हो जाएगा, वाहन। ये यानी मेरा कहने का मतलब ये कार हो गया, ये वाहन हो गया। अब यहाँ पे हम कर देंगे पेट्रोल, तो दोनों को चाहिए, तो इसका सही विकल्प लगाइए क्या होगा। इसका सही विकल्प जो है विकल्प 1 होंगे, क्या हो जाएंगे, विकल्प 1। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए प्रत्येक अगली आकृति में तारा जो है, स्टार जो है, ये वाला स्टार, ये क्या कर रहा है कि डिजाइन वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि अन्य 2 डिजाइनें वामावर्त दिशा में 1.5 चरण आगे बढ़ती है। तो इसका सही विकल्प तो 2 होगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक कह रहा है कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में बाईं और दाईं ओर की डिजाइनें पलट जाती है जब ऊपर और नीचे की डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करती है और पलट जाती है। तो इसका सही विकल्प तो हमें 4 दिख रहा है, करके देखिए आप। ये प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 वर्ण समूह में से 3 वर्ण समूह एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न वर्ण समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, भी है, टी है और आर है। डिफरेंस चेक करेंगे दोनों में, तो -2 का जाएंगे। ठीक है, फिर आर को चेक करें और ओ को और फिर किसको, एल को। आर से ओ जाएंगे -3, ओ से एल जाएंगे फिर -3, फिर आई है, एफ है और सी है। आई से एफ जाएंगे -3 और एफ से सी जाएंगे -3, यानी कि पहला ही विकल्प इसका भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ सकता है और पैटर्न को पूरा करता है। घुमाने की अनुमति आपको यहाँ भी नहीं मिली है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4। आइए विकल्प 4 को लगाते हैं, विकल्प 4 यहाँ पे है। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति यहाँ भी नहीं मिली है आपको, तो आइए इसका सही उत्तर लगाते हैं, क्या हो जाएगा, विकल्प 2। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान दें यहाँ पे पहले वाले में इस ट्रायंगल का काम पहले हम पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, 19 + 21 कर दे, 19 + 21 और बराबर कर देते हैं 5 × 8। ठीक है, 5 × 8 कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 40 और 8 पंजे 40, यानी बराबर हो गया दोनों तरफ 40 40। सेम इसी प्रकार से अगर हम ये वाले आकृति का करना चाहें
तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे हम कर लेंगे x गुने 8, क्या कर लेंगे x गुने 8 और यहाँ पे 10 प्लस का 6 कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 16 बटा x बराबर निकालेंगे तो 16 बटा 8 यानी 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2, विकल्प 1 सही। ऐसे ही कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सुबह की सैर की दौरान अवनी 10 मिनट में 100 मीटर पैदल चलती है, इसी दर से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो 1 सेकेंड में अवनी द्वारा तय की गई दूरी बराबर लिखिएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो 1 बटा 6 मीटर हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा में अवनी की चाल निकालेंगे तो 1 बटा 6 और गुने कर देंगे 18 बटा 5, ठीक है। तो 6 3 18 यानी 3 बटा 5 हो गया इसका किलोमीटर पर घंटा में। तो 3 घंटे में अवनी ने तय किया दूरी कितना, हम लिख देंगे यहाँ पे 3 गुने क्या लिख देंगे 3 गुने 3 बटा 5, तो हो जाएगा 9 बटा 5, काटपीट में चाहिएगा 1.8 उत्तर आएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न आपका कि दिए गए पासे में @ हैश एंड और परसेंटेज चिन्ह दक्षिणावर्त क्रम में आसन पृष्ठों पर अंकित है और स्टार और डॉलर चिन्ह क्रमशः सबसे ऊपर और सबसे नीचे है। यदि परसेंटेज चिन्ह सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सा होगा। तो प्रतीक चिन्ह स्टार और डॉलर फलकों पर क्या है, यहाँ पे देखिए स्टार जो है स्टार ये क्या है डॉलर का विपरीत हो जाएगा। स्टार किसका, डॉलर का, जो ऐसा कह रहा है कथन में। अब ये जो @ है ये किसके विपरीत हो जाएगा, एंड के विपरीत हो जाएगा, ये एंड का विपरीत होगा। ये हैच जो है हैच ये किसके विपरीत होगा, परसेंटेज के विपरीत हो जाएगा। तो विकल्प लगा दीजिए आप, पूछा क्या था आपसे, परसेंटेज का विपरीत, तो हैच हो गया। आगे की ओर चलते करा नीचे दी गई आकृतियों में से 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न भिन्न आकृति का आप चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को कीजिएगा तो आकृति 4 को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में त्रिभुज किसी एक बाहरी खंड में है, लेकिन देख रहे हैं त्रिभुज आकृति 4 में त्रिभुज किसी एक अंदर वाले खंड में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रत्येक अगली आकृति में देखिए प्रत्येक अगली आकृति में सभी 3 डिजाइनें दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है, तो इसका सही विकल्प तो 4 होगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बिगिन को इतना इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में स्टार्ट को कैसे लिखेंगे। वही वाला जो कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल और कंसोनेंट वाला AEIO लिखाए थे, AEIOU, इसका लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5। ये क्या कीजिए जो वॉवेल है ना उसको वैसे ही छोड़ देना है और कॉन्सोनेंट का स्थानीय मान 27 में से घटा लेना है। जैसे B का स्थानीय मान 2 होता है ना, तो 27 में से 2 घटाएंगे हमें 25 मिल गए, आ गए ना। E का स्थानीय मान तो हमें यहीं से मिल गया था, 2 था, वॉवेल है। तो अब देखिए G का स्थानीय मान 7 होता है, तो 27 में से हम 7 को घटा लेंगे, हमें अगला 20 मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं I का यहाँ पे I का स्थानीय मान 3 होता है, वॉवेल में 3 ही होता है ना। अब N का निकाल लेते हैं, तो N का स्थानीय मान 14, तो 27 में से 14 घटाइए 13 मिल गए। स्टार्ट का भी वैसे ही कर लीजिएगा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ से मैथ्स का प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक गोदाम घनाभ के आकार का है जिसकी बीमाएं 48 मीटर गुने 40 मीटर गुने 30 मीटर है। इस घनाभ में 0.8 मीटर क्यूब आयतन वाले कितने बक्से संग्रहित किए जा सकते हैं। तो बक्सों की संख्या बराबर घनाभकार गुदाम का आयतन और बटा एक बक्से का आयतन लिखिएगा। तो लिखिए यहाँ पे बक्सों की संख्या बराबर कैसे निकालिएगा, 48 गुने 40 और गुने कर दीजिए 30 और बटा में आप लिख दीजिए कितने 0.8। अब इसे काटपीट मचाइए तो आपको मिलेंगे 72,000 रुपए, 72,000 बक्से संग्रहित हो जाएंगे, विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक माली बगीचे में पौधे रोपित करना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 पंक्तियां है तो एक भी पौधा शेष नहीं रहता है। रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए 105, 210 और 315 का हम क्या निकाल लेंगे, लसा।
और लसा निकालिए तो 630 आ जाएंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं लसा। अगला है कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं। इनके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है। वे एक दूसरे को कितने समय बाद यानी मिनट में क्या कर लेंगे, मिलेंगे, यही आपसे पूछा है। तो सापेक्ष चाल बराबर लिख लीजिएगा यहाँ पे 40 प्लस का 42, तो आपका हो कितने जाएंगे, 82 हो जाएंगे। अब दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर लिख लीजिए 41 किलोमीटर का दूरी है। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो हम लिख लेंगे 41 बटा 82 गुने 60। काट पीट मचा दीजिए, काट पीट मचाइएगा 30 मिनट, उत्तर आएंगे जो विकल्प 2 में निहित है। विकल्प 2 इसका परमशत उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि 2 क्रमागत छूटों के बाद 150 रुपए सूची मूल्य वाली एक टाई 114.75 रुपए में रुपए के मूल्य पर उपलब्ध है। यदि क्या है, यदि दूसरी छूट 10% है तो पहली छूट कितनी थी। तो टाई का सूची मूल्य कितना है, 150 रुपए है। कितने हैं, 150 रुपए। ठीक है, टाई का विक्रय मूल्य कितना है, तो 114.75 रुपए है ना। तो मान लीजिए टाई का छूट कितना, 1% मान लीजिए। तो हम 150 का 100 माइनस 1% का क्या लिख लेंगे, 90% बराबर कितना, 114.75। जैसे हम लिखकर आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 150 का, ठीक है, 150 का 100 जो हम बोले थे अभी x% करेंगे और इसका क्या कर लेंगे, इसका 100%, x माइनस 100% का 90%, और बराबर में हम लिख सकते हैं 114.75। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 100 माइनस x बराबर 114.75 और गुने 100। ठीक है, गुने 100 और बटा में हो जाएगा आपका 15 गुने 9। कितने, 15 गुने 9। आगे की ओर चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे चलेंगे तो क्या होगा, आइए चल के दिखाते हैं। यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 100 माइनस x और बराबर हो जाएगा आपका 85। ठीक है, 85 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 85 और यहाँ पे x बराबर आ कितने जाएंगे आपका 15%। देख लीजिए विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे बराबर का साइन जैसा लग रहा है, ये 5 है। ठीक है, और माइनस का 2 और माइनस का 2 करेंगे, फिर 25 माइनस कर लेंगे 2। ठीक है, और फिर कर लेंगे 25 और यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस का 2 और फिर करेंगे 25 प्लस 2 प्लस 2 कर लेंगे यहाँ पे। तो आ जाएंगे आपका 25 माइनस 2 माइनस कीजिएगा 2 तो 21, 21 23 25 और आज 27 और क्या आ जाएगा आपका 27 और आ जाएगा आपका 29। तो सबसे छोटी संख्या 21 है, तो 21 इसका सबसे छोटी संख्या हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 61.472 किलोमीटर की लंबाई का यथासंभव 3 महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि दशमलव के 3 स्थानों तक सही कितनी हो सकती है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, 61.5 लिख लेंगे और माइनस कर देंगे 61.472 और बटा में लिख देंगे 61.472 और गुने कर देंगे 100 से। गुना कितने से करेंगे, 100 से कर देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे घटाइएगा तो आएगा आपका 0.028 और बटा क्या हो जाएगा 61.472 और गुना का क्या 100। ठीक है, गुना का 100 हो जाएगा। अब इसे आगे अगले स्टेप पे लिखे हम तो क्या लिखेंगे, 2800 हो जाएगा। 2800 हो जाएगा ना, ये नीचे जो था वो ऊपर गुना में आ जाएंगे। दशमलव को हटाकर देखिए तो सही। अब यहाँ पे आ जाएगा 61,472, काट पीट मचा दीजिए 0.046 आ जाएंगे, 0.46% आ जाएंगे। ठीक है, जो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान कितना होगा। x का उच्चतम मान, तो आप पहले क्या कीजिए, 5 है ना, ये 5x1 6y8 यही है ना, और 3z क्या है, 3z3 है, यही है ना 3z3। ये सभी को ऐड कीजिए तो
6 3 9 5 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिख देंगे कितना, यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और 8 3 11, 8 और 3 11 1 12, ठीक है, 12 लिख देंगे, ठीक है, 12 का 2 लिख देंगे। अब x का उच्चतम मान के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, y बराबर z बराबर 0, यही ना लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 7 माइनस 1, कितने लिखेंगे, x बराबर 7 माइनस 1 यानी 6 आ जाएंगे, कितने 6 इसका सही उत्तर हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो आपको बराबर में जो था ना नीचे 14 और कितने था 7 2, ये वाला हम लिखे थे, ये वाला यहाँ पूछेगा कि 7 कहाँ से लिया है, तो ये 7 यहाँ से हम लिए थे, यहाँ से, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 6.5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए यह 10% वार्षिक तथा 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए यह 12% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में 1,42,200 रुपये मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि निकटतम रुपए में का निवेश किया था, ये आपसे पूछा है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कि निवेश की गई धनराशि कितनी हो गई, x हो गई, तो आप क्या लिखिएगा, x प्लस x गुने 2 गुने कितने लिख लीजिए 6.5 और बटा में लिख लीजिए 100 और बराबर लिख, यहाँ पे बराबर नहीं माफ कीजिएगा, प्लस x गुने क्या लिखिएगा 3 और गुने कर दीजिएगा 10 और बटा में हो जाएगा 100, फिर प्लस में लिखिएगा यहाँ पे x गुने 2 गुने कितने 12 और बटा में 100 और बराबर लिख लीजिए 1,42,200, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, अगले स्टेप पे से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस 13x बटा 100, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए आगे प्लस 30x और बटा में 100 और प्लस में लिख लीजिए 24x और बटा में 100, ठीक है। अब बराबर लिख लीजिएगा 1,42,200, ठीक है, 42,200। अब इसको सॉल्व कीजिए तो होगा आपका 100x प्लस 13x और यहाँ पे प्लस 30x और प्लस का हो जाएगा आपका 24x, ठीक है, 24x हो जाएगा और बराबर में लिख दीजिएगा 42,200 गुने 100, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप पे। तो हो जाएगा आपका 167x, कितने 167x बराबर कितने 1,42,200 और गुना करा दीजिए 100 से और यहाँ पे लिख लीजिए बटा में 167, कितने 167। अब अगले स्टेप पे x बराबर ही निकालिएगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख दिए ये वाला जो 167 है ना, यहाँ पे यहाँ से काटपीट मचा दीजिए, आपको लगभग 85,150 रुपए आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि a b से 37% अधिक है तथा a और b के योग से c 29% कम है तो c a से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक बता दीजिए। मान लीजिए कि b जो है आपका b ये 100 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 37 हो जाएगा, यानी कि 137 कौन हो गया, a हो गया आपका, ठीक है। अब आइए c बराबर निकालिए तो क्या हो जाएगा 100 प्लस लिख लेंगे 137, तो यहाँ आपका मिलेगा कितना, और 100 प्लस 137 का निकाल दीजिए 71%, 29% कम था ना तो 71%, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 237 और गुना में लिखेंगे 71 और बटा में लिख देंगे 100, बटा में क्या लिख देंगे 100 और गुना में लिख देंगे यहाँ पे 100, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 100 तब लिखेंगे जब प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ से इसको काटिएगा आपको मिलेंगे 168.37, 168 कितना मिल जाएगा 37। अब आइए इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 168.27 नहीं 27 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 137 और बटा में हो जाएगा 137 गुने 100। अब इसे काटपीट मचा दीजिए 22.8 आएंगे जो विकल्प 4 में निहित है। प्रश्न कह रहा है कि 10 लाख रुपए कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, माफ कीजिएगा 1 लाख रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 14% ब्याज दर पर 1.1/2 वर्षों के बाद मिश्रधन के, क्या कह रहा है मिश्रधन के, आगे चलते हैं, आगे कह रहा है रूप में कितनी मतलब निकटतम रुपए में प्राप्त हो जाएगी। तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी तो r बराबर हम लिखेंगे 14/2 यानी 7 7 7 दूना 14 तो आ जाएंगे कितने 7%।
तो हम यहाँ n बराबर लिखेंगे 3/2 गुने 2, यानी 2 से 2 खत्म तो n बराबर 3 आ गया। p बराबर आपका कितना 1 लाख रुपए है, p बराबर कितना 1 लाख रुपए है आपका। तो यहाँ पे a बराबर फॉर्मूला लगाइए, क्या a बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या p इंटू 1 प्लस r बटा 100 का पावर n, ठीक है। तो हम p बराबर यहाँ लिख लेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। कितने लिखेंगे 1 लाख रुपए, और यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस 7y 100 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से इसे करेंगे तो 1 लाख बराबर 1 लाख इंटू कितना आ जाएगा 107 बटा 100 का पावर 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1 लाख गुने हो जाएगा 107, क्यों था ना 107 बटा 100 गुने 107 बटा 100 और गुने हो जाएगा 107 बटा 100, ठीक है। 107 बटा क्या हो जाएगा 100। अब 0 से 0 खपाते रहिए, 0 से 0 खपाते रहिए, लगभग 12,000 कितने आ जाएगा 1,22,504, लगभग इसका उत्तर आएगा 1,22,504, विकल्प 3 सही हो जाएंगे आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के विज्ञापन पोस्टर्स लगाने के लिए तथा वह एक साइकिल से जा रहा है, ठीक है। यदि साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5500 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं। तो मान लीजिए पहिए का त्रिज्या क्या हो जाएगा r, एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुने 22/7 और गुने r लिखेंगे, r ही लिखेंगे ना गुने r। तो 5600 चक्कर कितने था 5600 या 5500, तो 5500 चक्कर था ना, यहाँ पे 5500 चक्कर था। तो हम 5500 चक्कर क्या है 5500 चक्कर बराबर लिखेंगे क्या 5500 चक्कर में तय की गई दूरी कितना था 11 किलोमीटर था। तो हम यहाँ से कर ले कितने, यहाँ से हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5500 गुने हो जाएगा 2 गुने 22/7 और गुने का हो जाएगा r। अब यहाँ से हम अगर काटपीट में चाहे तो मिलेंगे हमको 11 गुने 1000 और गुने का कितना 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुने 1000 और गुने का कितना 7 बटा नीचे लिखेंगे 55 गुने कितना 44, 55 गुने 44 काटपीट मचा दीजिए 31.25 सेंटीमीटर आएंगे। कितने आएंगे 31.25। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि m प्लस n रेशियो m माइनस n बराबर 7:5 है तो mq प्लस nq अनुपात mq माइनस nq के बीच अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n और यहाँ पे लिखेंगे रेशियो में कितना m माइनस n और बराबर लिख लेंगे 7:5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n और बटा में लिखेंगे m माइनस n और बराबर लिख सकते हैं 7/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा के इसका उत्तर ला सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए 2 बार करके लिख लीजिए। 2 बार करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा m प्लस n और फिर लिखिएगा m माइनस का n और बटा में लिख लीजिए आप यहाँ पे m प्लस का n और यहाँ पे माइनस में m प्लस का n, ठीक है। अब आगे बराबर में लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम इधर बराबर में 7 प्लस 5 और एक बार लिखेंगे 7 माइनस का 5। कोई दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं 2m आ जाएगा और 2n आ जाएगा और बराबर में 12/2 आ जाएंगे, यानी कि m/n बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6/1 लिख सकते हैं। 6 दूना 12, 6 कम 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना 6 दूना 12 यानी कि 6/1, यानी हम यहाँ पे लिखना अगर चाहे तो क्या लिखेंगे m/n का क्या q और बराबर लिख सकते हैं 6/1 का q लिख सकते हैं बराबर 6/1 का q। अब आगे यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं, जैसे mq और प्लस क्या हो जाएगा nq और बटा में हो जाएगा mq और माइनस में क्या हो जाएगा nq। बराबर लिख दीजिए 216 प्लस 1 और बटा में लिख दीजिए 216 माइनस का 1। यहाँ से आपको mq प्लस nq बराबर बटा
एम माइनस एम सॉरी एम क्यू माइनस एन क्यू, एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर आ जाएंगे आपका 217 और बटा में इसको घटाइएगा तो 215 आ जाएंगे ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका एम क्यू प्लस एन क्यू रेशियो एम क्यू माइनस एन क्यू का कितना हो जाएगा 217 अनुपात 215, जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता 1 रुपए में 4 रबर इरेजर बेचता है तथा 25% लाभ अर्जित करता है। उसने 1 रुपए में कितने रबर इरेजर खरीदे? तो रबर का क्रयमूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 गुने 100 हो जाएगा और बटा में लिख देंगे 100 प्लस 25, तो आपको मिलेंगे क्या 25/125, यानी काटेंगे तो 25 से कम 25, 1/25, यानी 1 रुपए में हम 5 रबर खरीदेंगे, विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि P और Q एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकता है, Q और R उसे 15 दिनों में काट सकता है, ठीक है, तथा P और R उसे 18 दिनों में काट सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो उस खेत की 60% फसल को कितने दिनों में काट सकते हैं? 60% फसल, यानी P प्लस क्या लिखिए यहाँ पे P प्लस Q प्लस R का 1 दिन का, कितने का 1 दिन का कार्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लिख लेंगे 1/10 प्लस कर देंगे 1/15 और प्लस कर देंगे 1/18, सभी का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 90 आएगा। कितने आएगा 90, 10 नमा 90, 15 छिके 90 और 18 पचे 90, तो यहाँ पे लिखिएगा। और ये इधर क्या है 1/2 तो है ही, बाहर इधर पे लिख दें, इधर कीजिएगा तो आपका आएंगे 1/9, कितने आ जाएंगे 1/9, जोड़िए इसको तो 9 6 15 5 20/90, यानी 0 से 0 काटिए और बराबर लिखिए 1/9। आगे की ओर चलते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब खेत की फसल को काटने में लगा समय 9 दिन है, तो तीनों द्वारा 60% फसल को काटने में लगा समय निकालेंगे। लिखिएगा कॉपी पे, तीनों द्वारा 60% फसल को काटने में लगा समय बराबर 9 गुने 60/100, कितने 9 गुने 60/100, यानी 1 0 से 1 0 खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। अब 3 दूना 6 हो गया और 5 दूना यहाँ पे 10 हो गया, तो हम लिखेंगे 9 गुने 3 और बटा में लिखेंगे 5, तो कितने हो जाएगा 9 तिया 27/5, ठीक है। इसको काटिएगा तो 5.2/5 आएंगे, 5.2/5 विकल्प 4 में है, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यदि 2125 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है तो x का मान कितना होगा? अब यहाँ पे लिखिए आप क्या 1200, कितने लिखेंगे हम यहाँ पे 1225, 2125 है ना, 1225 तो नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 2125, कितने 2125 का कितना 120% माइनस x का कितना 80%, x का कितना 80% लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे 150। अब इसे सॉल्व करने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 2125 और गुने लिख दे हम 100 और बटा में लिख देते हैं क्या, बटा में लिख देते हैं 100 और माइनस कर देंगे x गुने 80 और बटा 100 और बराबर लिख लेंगे 150, ठीक है। इसे सॉल्व करके आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें और आगे बढ़े तो हमें मिला 2550 और माइनस 4x/5 बराबर कितना 150, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4x/5 बराबर 2500 और माइनस कितना 150, तो x बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर क्या करेंगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2400 गुने 5/4, 6 चौके 24, यानी कि 600 में 5 से गुना कीजिए 3000 उत्तर आएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न कह रहा है MS एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? देखिए, फंक्शन पूर्ण निर्धारित सूत्र है जो विशिष्ट मानों का उपयोग करके गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है। तो इसमें हमें विकल्प तो लग ही नहीं रहा है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें भी क्या है संकोच है, आप लोग जिनको जानकारी होगा वो बताइएगा, वो लोग बताएं हमें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? तो इसका सही उत्तर होगा ईमेल।
अगला MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पेज सेटअप। क्या हो जाएगा? पेज सेटअप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही विकल्प होगा एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम हैशटैग क्या है डोमेन नेम के रूप में होता है। ये क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि MS एक्सेल शीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यानी नोटेशन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A1:A5। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल में उस करेंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए एक्टिव सेल। क्या हो जाएगा? एक्टिव सेल। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नेविगेशन बटन्स। क्या हो जाएगा? नेविगेशन बटन्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्विक टेबल्स। क्या हो जाएगा? क्विक टेबल्स। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्च इंजन। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।